नमस्कार, मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की शानदार प्रक्रिया जारी होगी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आप इस टॉपिक में देखेंगे कि भारत का भूगोल, जिसमें भारत की स्थिति और विस्तार के विषय में चर्चा होगी। इसका पहला सेगमेंट आप लोगों ने देख लिया था, अब इसका दूसरा सेगमेंट कहीं ना कहीं इसमें आप देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद 10वें लेक्चर में 10वें प्रैक्टिस सेट में आप सभी लोग देखेंगे कि किस प्रकार से भारत के जैव मंडल के विषय में हम आपके सामने आने वाले हैं। उसमें भी आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो एक बार सभी लोग, जितने भी लोग हैं, वीडियो को जरूर लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करिए, जिससे आपके कम से कम जान पहचान वालों के पास पहुंचेगा तो उसका भी ज्यादा से ज्यादा लाभ हमारे मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज की तरफ से होगा। तो आप सभी लोग बिल्कुल बने रहिए। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अगर हम लोग देखें तो प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था। तो इसमें आपको समझना है, पुष्कर द्वीप लिखा हुआ है, जम्बू द्वीप लिखा है, कांच द्वीप लिखा है और कुश द्वीप लिखा है। देखिए, ये सभी के नाम तो आप लोगों ने सुन रखे होंगे, लेकिन इसमें से एक नाम ऐसा है जो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उसका भारत से संबंध है, भारत के नामकरण को लेकर संबंध है। इसको आप लोगों ने अच्छे से देखा ही होगा। तो देखिए, यहां पर आपको समझना है, आज वर्तमान स्थिति में भारत का जो कहीं ना कहीं मानचित्र है कुछ इस प्रकार से है। एक जमाना था जब पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान का कांधार क्षेत्र हो गया, तिब्बत क्षेत्र हो गया, म्यांमार हो गया, ये सभी भारत के एक अभिन्न अंग रहा करते थे। ठीक है, तो अगर हम भारतवर्ष के नामकरण की बातचीत करें तो हमारे देश को सबसे पहले आर्यों के द्वारा, याद रखिएगा, आर्यावर्त कहा गया। क्या कहा गया? आर्यावर्त कहा गया। आर्यावर्त का मतलब आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। उन्होंने अपने आप को आर्य कहा और यहाँ पर रहने लगे, सिंधु सभ्यता के आसपास रहने लगे, इसलिए उन्होंने भारत को आर्यावर्त का नाम दिया। देखिए, बहुत शॉर्ट में चीजों को समझने का प्रयास करना है। दूसरा, इसी आर्य कुल में दुष्यंत शकुंतला पुत्र राजा भरत का जन्म हुआ था, अर्थात भरत का जन्म हुआ था, जो आगे चलकर इस भारतवर्ष के राजा बने थे। उन्हीं के नाम से आप देखेंगे भारतवर्ष नाम पड़ा, भारतवर्ष इसका नाम पड़ा। इसके बाद आप सभी लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म ग्रंथों में, खास तौर पर बौद्ध धर्म ग्रंथों में जम्बू द्वीप कहा गया, जम्बू द्वीप कहा गया। इस बात को आपको समझना है, इसी से आपको इसका आंसर मिलने वाला है। इसके बाद हमारे देश में पारसी लोग आते हैं, ईरान से पारसी लोग आते हैं और पारसियों ने भारत को हिंदुस्तान शब्द से नवाजा। हिंदुस्तान एक पारसी शब्द है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। वैसे पारसी हमारे देश में बहुत ही शानदार कार्य किए हैं। आप देखेंगे कि पारसियों का योगदान क्या है। आप 2 सेकंड में चीजों को समझने का प्रयास करिए। हमारे देश में जब पारसी लोग आए तो उन्होंने हिंदुस्तान कहा, और इसमें आप विक्रम साराभाई का नाम सुने होंगे। विक्रम साराभाई एक पारसी व्यक्ति थे। उन्होंने 15 अगस्त 1969 ईस्वी को कहीं ना कहीं बंगलुरु में इसरो की नींव डाली थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की नींव डाली थी। इसी प्रकार आप देखेंगे होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा का नाम सुने होंगे। उन्होंने भारत को किस प्रकार से न्यूक्लियर पावर के रूप में एक पहचान दिलाई, एक प्रतिष्ठा दिलाई, होमी जहांगीर भाभा। इसीलिए उन्हें एटॉमिक मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उन्हीं के सहयोग से ही आप जानते हैं कि बार्क की स्थापना की गई। बार्क की जब स्थापना की गई तो देखिए, पोखरण एटॉमिक टेस्ट फर्स्ट हुआ राजा रमन्ना के नेतृत्व में 1974 में। इसके बाद पोखरण एटॉमिक टेस्ट हुआ, कहीं ना कहीं आप सभी लोग जानते हैं, 1998 में, और उस समय हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब उसके विशेष नेतृत्वकर्ता थे। इसलिए हमारे कलाम जी को भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। इन्हें पीपुल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी जानते हैं, जो कहीं ना कहीं धनुषकोंडी गांव के थे। किस प्रकार साउथ के एक सबसे साउथ वाले गांव में होकर के, और कहते हैं कि परिवार बहुत ही विषम परिस्थितियों से गुजरता रहा। उन्होंने नाव चला करके किस प्रकार से पेपर बांट करके अपनी शिक्षा दीक्षा को पूरा किया, और उन्होंने एक गुदड़ी के लाल ने किस प्रकार से पूरे भारत को सुशोभित किया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाए। एक तरह से आप कह सकते हैं कि पीपुल्स चॉइस प्रेसिडेंट हुए। तो कलाम साहब का बहुत बड़ा योगदान है। इसी प्रकार से आपने नाम सुना होगा जमशेद रतन भाई टाटा साहब का।
जमशेद भाई साहब ने हमारे देश को किस प्रकार से आयरन और स्टील के क्षेत्र में बहुत बड़ी पहचान दिलवाई। इसी प्रकार आप देखेंगे एयर एविएशन के क्षेत्र में अगर हम सबसे पहले कहें तो एयर इंडिया जो शुरुआत हुआ या इंडियन एयरलाइंस की जब शुरुआत हुई तो हमारे जमशेद भाई साहब ने इसकी शुरुआत की। और आज हम जो है जो नमक खाते हैं उस नमक को भी पारसी लोग ही कहीं ना कहीं समुद्र तट से इकट्ठा करके हमारे लिए कहीं ना कहीं उसकी व्यवस्था करते हैं। तो सोचिए पारसियों के योगदान को देश कभी भुला नहीं सकता है, उनके बिग सैल्यूट करने का मन करता है जिन्होंने भारत को देखिए हिंदुस्तान शब्द से नवाजा और इसके बाद यूनानी लोग आए तो उन्होंने भारत को इंडिया कह दिया। तो आप प्यारे साथियों आप देख सकते हैं आर्यों के द्वारा दिया गया नाम आर्यावर्त, राजा भरत के नाम से भारतवर्ष, बौद्धियों के द्वारा जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है उसमें जम्बू द्वीप मिलता है, पारसियों के द्वारा दिया गया नाम हिंदुस्तान और इंडिया हो गया ये ग्रीक वर्ड हो गया या यूनानी। तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? पुष्कर द्वीप है, जम्बू द्वीप है, कांच द्वीप है और कुश द्वीप है। साथ ही इतना शानदार जब विश्लेषण हमने किया तो कोई भी इसका जवाब बहुत आसानी तरीके से दे सकता है। बताइए सभी लोग बी ऑप्शन को सही करिए जम्बू द्वीप। कैसा लगा विश्लेषण जरूर कमेंट करके आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए ध्यान से, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? बता सकते हो उर्दू भाषा में, ग्रीक भाषा में, पारसी भाषा में या फिर अरबी भाषा में। देखिए पारसी भाषा में तो हमें पता है हिंदुस्तान आप सभी लोग जानते हैं पारसियों का बहुत ही महत्वपूर्ण पवित्र ग्रंथ है, जेंडावेस्ता आपने नाम सुना होगा, है ना। इसी प्रकार आप देखेंगे जो ग्रीक है, यूनानी जो शब्द है वो है इंडिया। तो यहां पर आप लोगों को बी ऑप्शन को सही करना है। देखिए पहले प्रश्न के विश्लेषण पर आपको कहीं ना कहीं दो प्रश्नों के शानदार जवाब मिल चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये आपके सामने, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कौन सी है? चार, इसमें देखिए पहले ऑप्शन में लिखा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहां पर आप लोगों को विशेष रूप से नजर बना के रखना है। अगर हम भारत का मानचित्र आपके सामने डेवलप करें तो ये कुछ इस प्रकार से भारत का मानचित्र हो गया साथियों, ठीक है। जब हम अपने भारत की बातचीत करते हैं तो हमारे दिमाग पर यही चित्र ही सबसे पहले बनता है। अब अगर यहां से हम चीजों को समझें तो ये जो पॉइंट है साथियों वो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पर, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पर अगर मुख्य भूमि की बातचीत की जा रही है तो साथियों यही तो हमारा मुख्य भूमि है। क्यों साथियों? आप सभी लोग बताइए कि यही तो हमारा मुख्य भूमि है। इसलिए इसका सही जवाब आपको कहां मिल रहा है? सी ऑप्शन पर मिल रहा है, तो सी ऑप्शन को सही करिए। अच्छा इसमें अगर उत्तरी बिंदु की बातचीत करें तो देखिए 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ होगा। तो उत्तरी बिंदु तो ये हो गया ना, उत्तरी बिंदु आपसे पूछे तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हो गया और दक्षिण बिंदु पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ हो गया। अब इसके बाद देखिए अगर मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु की बातचीत करें तो ये भैया अंडमान निकोबार है और ये जो है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पर है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है इससे भी कहीं ना कहीं नीचे है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य भूमि की दक्षिणी होगा, तो यहां पर सी ऑप्शन को सही कर सकते हैं। उम्मीद है कि सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब इसके बाद इधर से देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है तो 97 डिग्री, याद रखिए 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक ये समान रूप से जाता है। तो लैटिट्यूडल एक्सपेंडेशन और लॉन्गिट्यूडल एक्सपेंडेशन हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया। इन दोनों के बीच में भी आप देखेंगे कम से कम 30 देशांतर रेखाएं हैं और इसके भी बीच में देखेंगे तो 30 अक्षांश रेखाएं, इसको भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इस बात को यहाँ पर समझना है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन को सही करेंगे। कैसा लगा एक बार जरूर थंब अप करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करिएगा कि बातें समझ में आ रही हैं, आप सभी लोग बताएंगे। अगला प्रश्न आइए हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय आधारित है,
भारतीय मानक समय आधारित है, इसको पहले समझिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा, 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ये इंग्लैंड के ग्रीनविच, याद रखिएगा, ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती, इसीलिए इसको जीएमटी भी कहा गया। इस लाइन से ही दुनिया भर के देश अपने अपने समय का निर्धारण करते हैं, इसीलिए जीएमटी को, ग्रीनविच मेन टाइम को आईएसटी भी कहते हैं, अर्थात इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं। ठीक है। अब चूंकि हमारा जो देश है ना, वो पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में तो है ये, उसके साथ साथ पूर्वी गोलार्ध में है। तो जब आप पूर्वी गोलार्ध में अगर 1 डिग्री भी आगे जाते हैं तो 4 मिनट की कहीं ना कहीं वृद्धि पाई जाती है। ठीक है, 4 मिनट की वृद्धि पाई जाती है। अब अगर देखें तो 180 डिग्री देशांतर का अगर हम लोग निकालें तो 180 इंटू 4, ठीक है, अपान 60 कर दें, तो जब 60 कर देंगे तो यहाँ पर मिनट ना लग करके हम घंटे का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कट गया ना, यहाँ पर कट गया, 3 टाइम गया, तो यहाँ पर कितना हुआ दोस्तों, 12 हुआ ना, 12 आवर हुआ। अब टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360 है ना साथियों, 360 है, तो आप 2 इंटू 12 कर दीजिए, या फिर आप समय भी निकाल सकते, कोई समस्या नहीं, तो 24 आवर्स हो गया। अब भारत का जो समय निर्धारित किया जाता है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से किया जाता है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कौन सा होगा, सी ऑप्शन ही तो होगा। सभी लोग यहाँ पर सी ऑप्शन को बताने का प्रयास करेंगे। क्लियर है। एक शानदार सेशन चल रहा है मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में, और जितने भी हमारे साथी, मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि आज का वक्त ऐसा है कि जो भी नौकरियां, जो भी वैकेंसीज आपके सामने आ रही है, उस वैकेंसीज पर आप सभी लोग पूरी तरह से जोर आजमाइश करिए। जो लायक होगा जरूर उसको जो है कहीं ना कहीं नौकरी मिलेगी। मान लीजिए बाय द वे नहीं नौकरी उसमें मिला तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, और भी ढेर सारी वैकेंसीज हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, एसएससी हो। हमारे संस्थान में सभी चीजों की बहुत ही मुकम्मल तरीके से तैयारी करवाई जाती है। आप सभी लोग यहाँ पर विजिट करें और आप देखेंगे कि परिहार सर के नेतृत्व में हजारों की तादाद में बहुत से ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हुए, बहुत से हमारे एसआई हुए, कांस्टेबल हुए, आबकारी विभाग में हुए। आप देखेंगे कि बिल्कुल हजारों की तादाद में दोस्तों, कोई गिनती नहीं है, क्योंकि हमारे सर लगभग 2011 से कहीं ना कहीं भरपूर तरीके से मिशन इंस्टीट्यूट के माध्यम से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक लायबिलिटी है, एक कहीं ना कहीं पढ़ाने का जो तरीका है, एक तजुर्बा है, वो कहीं ना कहीं देखने योग्य बनता है। तो जरूर यहाँ पर आने का प्रयास करें और समझें। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, क्या दिल्ली के समीप है वो है, कलकत्ता के समीप है वो है, इलाहाबाद के समीप है, या फिर भोपाल के समीप। ये क्वेश्चन बहुत ही जरूरी, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं कि 0 डिग्री जो देशांतर है, इससे हम आगे बढ़ते हैं तो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये हमारे देश की आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो 5 राज्यों से होकर गुजरते हैं, जिसमें यूपी हो गया, साथियों, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, और इसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती, जिसमें यूपी का जो प्रयागराज शहर है, इलाहाबाद शहर है, यहां से इसको माना गया है कि जो इलाहाबाद का वक्त होगा, जो प्रयागराज का वक्त होगा, वो पूरे देश का वक्त होगा। इसलिए साथियों, हमारे प्रयागराज में जो लोग तैयारी करने आते हैं तो 2-4 साल तक ऐसे ही तैयारी करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब समय हम ही निर्धारित करते हैं तो हमारा समय कभी खराब नहीं होता, जबकि ये गलत धारणा है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और लहरें किसी का इंतजार नहीं करती हैं। बस ये है कि हमारे प्रयागराज की एक खूबी है कि यहीं का जो वक्त होगा वो गुजरात का भी वक्त होगा, वो पौंडीचेरी का भी वक्त होगा, वो कन्याकुमारी का भी वक्त होगा, वो दिल्ली का भी वक्त होगा। तो इसीलिए इलाहाबाद हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक शहर के रूप में है। इस बात को भूगोल के जो जानकार हैं इस चीज को जरूर समझते रहिएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा भैया, सी ऑप्शन को एक बार पुनः सही करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों का सिलसिला बिल्कुल चल रहा है, आप लोगों को बस बने रहना है, चीजों को समझते रहना। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है,
बताइए भैया कितना अंतर है, आप सभी लोग बता सकते हैं। तो 5.5 घंटे का अंतर है, 5.5 घंटे का अंतर है। इसका मतलब ये है कि यदि ग्रीनविच टाइम अर्थात लंदन में सुबह के 8 बज रहे हैं, सुबह के 8 बज रहे हैं, तो सोचिए हमारे प्रयागराज में क्या समय हो रहा होगा। तो 8 बज रहे हैं, उसमें से आप 5 घंटे 30 मिनट आप प्लस कर दीजिए, तो 8 5 13 अर्थात 1:30 इसका सही जवाब होगा और हो जाएगा एएम से पीएम। साथियों, सामान्य जीवन जब हम लोग जीते हैं तो ईश्वर से हमें कामना करते रहना चाहिए कि सुबह का ब्रेकफास्ट कभी भी ब्रेक ना हो, इसी प्रकार से दोपहर का लंच कभी भी ब्रेक ना हो और डिनर कभी भी ब्रेक ना हो। लेकिन जब आप अफसर बन जाते हैं, कभी आप सोचिए डीएम की कुर्सी में बैठकर देखिए, जो एक जिले के आबो हवा के मालिक कहीं ना कहीं कहलाते हैं, आप उसमें बैठकर तो देखिए, तो आपको लगेगा कि भैया यहाँ तो 3 टाइम का भोजन नहीं, यहाँ तो और भी भोजन मिलता है। सुबह ब्रेकफास्ट मिलता है, इसी प्रकार से फिर क्या मिलता है, ब्रंच मिलता है, ब्रंच के बाद लंच मिलता है, स्नैक्स मिलता है, डिनर मिलता है, सब इतना ढेर सारा भोजन मिलता है। तो सोचिए, कहीं ना कहीं सोचना भी तो पड़ेगा। सामान्य जीवन में मैं आपसे फिर से कहूंगा 3 टाइम का भोजन होता है, और जब हम लोग एक जिले के आबो हवा के मालिक बन जाते, अफसर बन जाते हैं, इतने टाइम हमें भोजन मिलता है, तो सोचिए है ना मजा। इसलिए इसलिए साथियों, हमें मेहनत करके पढ़ना चाहिए। जो लोग सोचते हैं कि हम ग्रेजुएट हैं, एमए किए हैं, पीएचडी किए हैं, वो साथियों ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आज के दौर पर हमारे पास रोजगार होना चाहिए। किसी महान पुरुष ने कहा है कि डिग्रियां तो आपके खर्च की रसीदें हैं, डिग्रियां तो आपके खर्च की रसीदें हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है कि उन डिग्रियों पर आपको रोजगार मिला कि नहीं मिला, ये जरूरी मायने रखता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। 5.5 घंटे आप सभी लोग आगे करो ना, 5 घंटे 23 मिनट आप सभी लोग सही कर सकते हो। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? सोचने वाली बात है भाई, है ना, सोचने वाली बात। तो आप समझिए, यहां पर ये कह रहा है कि भारत का जो 8 डिग्री है, 8 डिग्री 4 मिनट है। आप सोचिए यहां से 0 डिग्री के बीच की दूरी कितनी। मैं आपको बता दूं, कोई भी दो अक्षांश रेखाएं, कोई भी दो अक्षांश रेखाएं हैं, उनके बीच की दूरी हमेशा समान होती है। अर्थात अगर हम मान लीजिए कि इसको कह दिए 0 डिग्री और इसको कह दिए 1 डिग्री, इसके बीच की दूरी 111 किलोमीटर। अगर 1 से 2 हो गया तो यहां पर भी 111 किलोमीटर होगा। इसका मतलब यह है कि हमें वक्त को निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस तो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले साथियों आप क्या करिए कि ये 8 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, तो 0 से पहले 8 तक का निकाल लीजिए। तो 111 गुणे 8 इज इक्वल टू 888, ये बन गया 888 बन गया। 888 बन गया कि नहीं बन गया, आप सोचिए। अब मान लीजिए कि यह 888 कहीं पर दिख नहीं रहा, ये भी गलत हो गया, 867 भी गलत हो रहा है, 876 भी गलत हो रहा है और 916 भी गलत हो रहा है। तो अब आप ऐसा करिए, इसका मतलब यहाँ 916 देखिए कहीं ना कहीं पैरामीटर में अभी शामिल है। आप ऐसा करिए, एक और तो भी हमारे पास बात है, ये है आपका 6 डिग्री 4 मिनट। इसका मतलब ये है कि अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 666 हो जाएगा, और 666 में 4 का और अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे इसका सामान्य रूप से, तो इसका बी ऑप्शन ही देखिए यहाँ पे सही होना चाहिए। बी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? क्या 6100 मीटर है, क्या 7516.5 किलोमीटर है, क्या 1200 किलोमीटर है, या 15200 किलोमीटर? साथियों इसको समझिए ध्यान से। ये हमारा देश है, जहां तक समंदर है, जहां तक समंदर है इसे कोस्ट लाइन कहा जाता है। जहां तक समंदर है उसे क्या कहते हैं? कोस्ट लाइन कहते हैं। और कोस्ट लाइन का जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो 7516.6 किलोमीटर है। इसको लेकर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद जो बचा, इसके बाद जो बच रहा है पूरा,
वो 15,200 किलोमीटर है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन को सही करेंगे। इस बात को याद रखिएगा, ये कोस्ट लाइन है, आल्सो इंक्लूडेड ऑल ऑफ द आइलैंड्स लाइक अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी शामिल करते हुए ये दूरी है 7,516.6 किलोमीटर की। अगर आप इसको और इसको जोड़ देते हैं तो ये पूरे भारत की सीमा की दूरी हो जाएगी, सीमा की जो है टोटल लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर डी ऑप्शन को सही करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है आपके सामने, द्वीप सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी? द्वीप सहित देखिए पूछ रहा है, अर्थात ये जो भारत है ये तो चलो ठीक है, अब यहाँ पर अंडमान निकोबार है, यहाँ पर लक्षद्वीप है, छोटे छोटे द्वीप यहाँ पर भी है, देखिए तटीय द्वीप, मैंने बताया था कि नोरा द्वीप है, आलिया बेट है, खड़िया बेट है, गुजरात में है, सालसेट हो गया, बुचर हो गया, करंजा हो गया, एलिफेंटा हो गया, महाराष्ट्र में है, अंजी द्वीपी हो गया गोवा में, सेंट मैरी कर्नाटक में, वाइपिन आप सभी लोग केरल में देख सकते हैं, पंबन द्वीप समूह हो गया तमिलनाडु में, श्रीहरिकोटा हो गया आंध्र प्रदेश में, इसी प्रकार से आप देखेंगे व्हीलर द्वीप उड़ीसा में। तो इन सभी द्वीपों सहित जो है कुल लंबाई कितनी होगी साथियों, बताइए ना, बताइए सभी लोग। आप 7,516.5 किलोमीटर, यहाँ पर जो 5 है इसको हम 6 कर दे रहे हैं, क्या ये सही है? सी ऑप्शन को सही कर पा रहे हैं? यस या नो में जवाब दीजिए। क्लियर है? आइए, उम्मीद है कि आप सभी लोग पिछले विश्लेषण के आधार पर इस प्रश्न को सही कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी? यानी यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है यानी यहां से लेकर यहां तक इसकी लंबाई कितनी है? सोचिए, 2,933 किलोमीटर है, 3,214 किलोमीटर है, 3,124 किलोमीटर है या 3,412 किलोमीटर है? सोचिए, क्या बी ऑप्शन को जवाब दे सकते हो? 3,214 किलोमीटर ये भारत की उत्तर से दक्षिण के बीच की टोटल लंबाई है। क्यों भाई, आप सभी लोग समझ पा रहे हैं? तो 3,214 किलोमीटर आप सभी लोगों को समझना है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखें तो देखिए, भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की अगर बातचीत करें तो यहां पर आप देखेंगे भैया पूर्व से पश्चिम तक का, तो ये 2,933 किलोमीटर होगा। इसके लिए जवाब कौन सा होगा? इसके लिए जवाब आपको समझना होगा कि इसमें 2,933 किलोमीटर सही जवाब होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? बताओ भैया, भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तट रेखा की बातचीत कर रहा है, क्या 6,100 मीटर है, क्या 6,200 मीटर है, 6,175 है, 6,500? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर रहा है, ना कि द्वीप की बातचीत कर रहा है। अब आप सोचिए, सोचिए जरा और बताइए तो हमको सही जवाब क्या होगा। तो आप सभी लोग यहाँ पर बताने का प्रयास करें। 6,100 होगा, 6,200 होगा, 6,175 होगा या फिर 6,500 होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को सी ऑप्शन को सही करना है। भारत की तट रेखा की लंबाई 6,175 किलोमीटर को सही करना। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? सबसे पहले साथियों अगर हम देखें तो भारत का जो टोटल एरिया है ना, टोटल एरिया ऑफ द इंडिया, वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये पूरे विश्व के कुल स्थल का, विश्व के कुल स्थल का, इस बात को ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का नहीं, विश्व के कुल स्थल का आप देखेंगे 2.4% है। तो यहां से जवाब मिला ना आपको, 2.4%। बी ऑप्शन को सही करना है। अब अगर हम भारत के स्थान की बातचीत करें तो भारत देखिए, रूस हो गया, इसके बाद कनाडा हो गया, कनाडा के बाद यूएसए हो गया, चीन हो गया साथियों, इसी प्रकार से ब्राजील हो गया, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया के बाद फिर भारत हो गया।
अब आप सोचिए कौन सा स्थान हम प्राप्त कर रहे हैं। पहला तो रूस का, दूसरा कनाडा का, तीसरा यूएसए का, चौथा चाइना का, पांचवा जो है ब्राजील का, छठवां हो गया ऑस्ट्रेलिया का, सातवां हो गया भारत का। तो सातवें नंबर पर हम लोग आ रहे हैं। इस बात को भी ध्यान रखना है। देखिए रूस हमसे कितना बड़ा, हम जो है 3.2 किलोमीटर स्क्वायर में है, और ये कितना है 17 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। सोचिए कितना ज्यादा हमसे है। लेकिन पॉपुलेशन की जब बातचीत करते हैं तो रूस कहीं पर भी नहीं हमारे सामने खड़ा होता है। तो सातवें स्थान पर हम जरूर। कनाडा की बातचीत करें 9.9 स्क्वायर किलोमीटर है। यूएसए की बातचीत करें तो 9.8 किलोमीटर स्क्वायर है। चाइना की बातचीत करें तो 9.5 किलोमीटर स्क्वायर है। साथियों इतना विश्लेषण पर्याप्त है। दैट इज एनफ फॉर दिस क्वेश्चन। तो भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.4%। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से अगर हम भारत के राज्यों की बातचीत करें जो क्षेत्रफल में आगे हैं, क्षेत्रफल में आगे हैं दोस्तों, आप सभी लोग ध्यान दीजिए क्षेत्रफल में कौन आगे हैं। अगर आप चाहो तो बता सकते हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जब आप बताएंगे तो जरूर यहां से मिला लीजिएगा। राजस्थान को हम पहले नंबर पे रख रहे हैं, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश को रख रहे हैं, फिर इसके बाद महाराष्ट्र को रख रहे हैं साथियों, और इसके बाद फिर यूपी को रख रहे हैं। याद रखिए यूपी जनसंख्या में वही पहले स्थान पे आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13वां का 2.4% इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपके सामने, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है साथियों। इसके लिए बस 2 मिनट का हमको वक्त, 2 मिनट में हम पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं और यहां से चीजें आप समझ सकते हैं। साथियों ये हमारा प्यारा भारत, सबसे प्यारा। एक बार जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब राकेश शर्मा साहब को कहा कि जाओ स्पेस में कुछ घूम के आओ, स्पेस में जब वो घूमने गए ना, तो फिर इसके बाद इंदिरा गांधी जी पूछती हैं टेलीफोन से कि हमारा देश कैसा लग रहा है। तो उन्होंने कहा सबसे प्यारा, हमारा हमारा देश, हमारा भारत सबसे प्यारा लग रहा है ना, सारे जहां से अच्छा। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। वास्तव में भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश है। कौन भारतीय नहीं चाहेगा कि हमारा देश सर्वश्रेष्ठ नहीं। सोचिए जिनके पास अथाह जनसंख्या है, अगर यह जनसंख्या पढ़ लिख जाए, सोचिए, और देश के लिए काम करे, ब्रेन ड्रेन ना होने पाए। अमेरिका जैसे देश अपने जनसंख्या बढ़ाने पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि भारत जैसे देशों में जो जनसंख्या है, अगर वह पढ़ लिख ले गई तो उसको हम विशेष पैकेज में अपने यहाँ बुला लेते। और देखिए बहुत से भारतवंशी वहां पर काम करते हैं, कार्य करते हैं। अमेरिका, मैंने सुना है कि जो वहां के उपराष्ट्रपति हैं वो भी भारतीय ही। तो बहुत से ऐसे राजनयिक हैं, बहुत से ऐसे भारतीय लोग हैं, भारतवंशी हैं, जो कहीं ना कहीं अमेरिका में जा करके, इसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। अर्थात ब्रेन ड्रेन का मामला क्या होता है, देखिए समझिए कि जब माता पिता अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके सक्षम बना देते हैं, और इसके बाद वो अपनी जो ऊर्जा है, अपना जो संसाधन है, मैन पावर है, वो भारत में ना जो है उसको लगा करके वो सीधा सीधा दूसरे देशों में चला जाके उसको लगाता है, तो उसी को हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन ड्रेन कहते हैं। तो आप सोचिए कि हमारे देश के लिए जो है, जब हम इसके फिजिकल डिवीजन की बातचीत करें या भौतिक प्रदेशों की बातचीत करें, तो भारत में अगर हम पर्वत की सबसे पहले बातचीत करें, भारत में हमारे देश में जो पर्वत है ना, वो कम से कम 10% से लेकर 12% के आसपास। आप 10 भी सोच सकते हो, 12% भी सोच सकते हो। हर एक रेंज होता है, मान लीजिए 10 से 12%। अब इसके बाद देखिए पहाड़ियां हैं, हमारे देश में पहाड़ियां हैं, तो पहाड़ियां लगभग जो है 18% के आसपास है। कितना परसेंट? 18% के आसपास है। इसके बाद हम पठार की बातचीत करें तो पठार का जो हमारे यहाँ क्षेत्रफल है वो 28% है। कितना परसेंट है? 28% है। मैदान की बातचीत करें दोस्तों, किसकी मैदान की बातचीत करें तो लगभग 43% मैदान है। अब यहां से देखिए ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, जिसमें पर्वत का जो योगदान है लगभग 12%, पहाड़ियों का योगदान है 18%, पठार का 28% और 43% मैदान। अब इस क्वेश्चन को आप सभी लोग बनाइए, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आप सभी लोग बताइए कि नियर अबाउट क्या हो सकता है।
क्या ए ऑप्शन हो सकता है? तो आप सभी लोग बोलेंगे यस, ए ऑप्शन ही हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर आपको समझना है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन तो देखिए, इसको हम बनाए रखेंगे क्योंकि यहां से आपको समझना है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार? देखिए पहाड़ियों की बातचीत की जा रही है, तो बताइए 10.7%, 18.6%, 29 तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन को सभी लोग सही कर सकते हैं कि नहीं? बी ऑप्शन को क्या सभी लोग सही कर पा रहे हैं? एक देखिए विश्लेषण और उससे जो है ढेर सारे क्वेश्चन का निदान। ठीक है, तो यहां पर भी ऑप्शन हुआ। अभी भी देखिए हम इस ऑप्शन को रखना चाहेंगे, अभी भी इस ऑप्शन को हम रखना चाहेंगे। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन इसमें है, अगला क्वेश्चन, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार? ये लीजिए भैया, पठार की बातचीत हो गई, तो पठार के लिए क्या करोगे? 10.7, 18.6, 27 देखिए 27 नियर अबाउट आप करिए ना, नियर अबाउट आप करिए 27.7 अप्रॉक्स 28%। तो सी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। यहां से आप कंपेरिजन करते जाइएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार? मैदान का विस्तार है दोस्तों, सभी लोग बताइए। यहां से देखिए कम से कम आपको 3 से 4 प्रश्न बिल्कुल सही करने को मिल रहे हैं, तो आप साथियों डी ऑप्शन को बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15वां हो गया, 16वां हो गया, 17वां हो गया, यहां तक कि 14वां भी हो गया। ये 4 प्रश्न आप देखिए इस विश्लेषण में, इस विश्लेषण के जो है पैरामीटर में क्लियर बैठते हैं। क्लियर है ना? सब लोग क्लियर हो पा रहा है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी है? ये बिल्कुल एक अलग तरह का प्रश्न है। देखो भैया 12 मील, 24 मील, 111 मील, 200 मील, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, वक्त देंगे थोड़ा सा। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि जो तटीय क्षेत्र होता है वो सीधा सीधा नहीं होता है, वो जिगजैग कंडीशन में होता है। किसमें होता है? जिगजैग कंडीशन में होता है, टेढ़े मेढ़े स्वभाव में होता है। तो मान लीजिए कि हम अपने कोस्टल क्षेत्र को कुछ इस प्रकार से हमने रख लिया। ठीक है, ये तटीय क्षेत्र हो गया। क्या हो गया? तटीय क्षेत्र हो गया। ठीक, तो तटीय क्षेत्र को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, ध्यान दीजिएगा साथियों, ये जो काल्पनिक रेखा होती है, इस काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? आधार रेखा कहते हैं, बेस लाइन कहते हैं, आधार रेखा। अब आधार रेखा से ही हम मैरीन डिस्टेंस को जो है मेंटेन करते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, भारत के तटीय क्षेत्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को आधार रेखा कहते हैं, और आधार रेखा से ही समुद्री दूरी को मापा जाता है। समुद्री दूरी मापने का जो मात्रक होता है वो नॉटिकल माइल होता है। क्या होता है दोस्तों? नॉटिकल माइल होता है, अर्थात 1 नॉटिकल माइल 1852 मीटर के बराबर होता है। याद रखिएगा 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1852 मीटर के बराबर होता, इक्वल होता है। अगर इसको हम किलोमीटर में तब्दील करें तो याद रखिएगा 1852 मीटर को किलोमीटर में जब तब्दील करेंगे तो देखिए यहां पर आपको 1000 का भाग देना पड़ेगा और बन जाएगा किलोमीटर। 1 2 3 1 2 3 अर्थात 1.852 किलोमीटर। देखा ना, कैलकुलेशन भी है। अगर आपको सामान्य गणित नहीं आ रही है, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, तो फिर दिक्कत तो होगी। इसलिए 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1852 मीटर, और किलोमीटर में तब्दील करें, चेंज करें तो 1.852 किलोमीटर के आसपास होगा। आधार रेखा से ही मापा जाता है। तो यहां पर हम 0 नॉटिकल माइल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सभी लोग बताइएगा। इसके बाद देखिए 0 नॉटिकल माइल से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 0 नॉटिकल माइल से 12 नॉटिकल माइल यानी 12 नॉटिकल माइल जो होता है इसे कहते हैं क्षेत्रीय सागर। क्या कहते हैं? क्षेत्रीय सागर कहते हैं। यानी 1 नॉटिकल यानी 0 नॉटिकल माइल से आधार रेखा से 12 किलोमीटर का जो समुद्र क्षेत्र विस्तार होता है उसे क्षेत्रीय सागर कहते हैं। तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा, टेरिटोरियल वाटर, समुद्र तट से कितनी दूर? तो भैया प्रादेशिक कहिए या क्षेत्रीय कहिए, बात तो बराबर है कि नहीं है? ये आप सभी लोग पहले तय करिए। आपने हमारे परिहार सर को सुना होगा कि कभी वो राज्य बोलते हैं, कभी वो प्रांत बोलते हैं, कभी वो क्षेत्र बोलते हैं।
आपने सुना होगा ना भैया, उत्तर प्रदेश प्रांत कहिए, उत्तर प्रदेश सूबा कहिए, उत्तर प्रदेश क्षेत्र कहिए, उत्तर प्रदेश कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आपको समझना है कि जो क्षेत्रीय सागर है उसी को प्रादेशिक जल सीमा वाला क्षेत्र कहते हैं। और यह बेस लाइन से कितना किलोमीटर नॉटिकल माइल में है, तो आप 12 नॉटिकल माइल को आप सभी लोग सही करेंगे। इसके बाद आप समझिए, इसके बाद आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल का जो समुद्र क्षेत्र विस्तार होता है उसे कहते हैं समीपस्थ मंडल, कांटिगुअस रीजन, ठीक है, या डिवीजन कहिए। तो ये आधार रेखा से कितना है, 24 नॉटिकल माइल। तो देखिए 24 नॉटिकल जो माइल होता है वह समीपस्थ मंडल वाला क्षेत्र होता है, इस बात को भी याद रखना है। इसके बाद तीसरे नंबर की अगर हम लोग बातचीत करें, तीसरा नंबर जो आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल होता है, 200 नॉटिकल माइल होता है, उसे EEZ कहते हैं। EEZ अर्थात एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अर्थात अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, जो बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक होता है। अब साथियों, इस सवाल के आधार पर आप देखेंगे तो आपके जो भी प्रश्न है वो सब बन जाएंगे। बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? तो जो क्षेत्रीय सागर होता है, क्षेत्रीय जो सागर होता है उसकी एक खास बात ये होती है कि इस क्षेत्र में पाए जाने वाले समस्त समुद्री संसाधनों पर भारत का अधिकार। जैसे यहां पर जो भी फाइटोप्लैंक्टन पाए जाएंगे, जो भी जूप्लैंक्टन पाए जाएंगे, इनको आरक्षित करना है, इनको संरक्षित करना है। यहां पर जो भी समुद्री संसाधन अन्य है उन पर पूरी तरह से एक मोनोपोली होगा, एक अधिकार होगा, किसका, भारत सरकार का। दूसरा समीपस्थ मंडल, देखिए समीपस्थ मंडल में एक बड़ी खासियत होती है कि इस क्षेत्र से गुजरने वाले विदेशी समुद्री जहाजों से, इस क्षेत्र से गुजरने वाले विदेशी समुद्री जहाजों से भारत सरकार कहीं ना कहीं एक तरह से टैक्स जैसे उगाही करता है ना। टैक्स जैसे जो है सीमा शुल्क, सीमा शुल्क का नाम सुने होंगे, यहां पर ये उगाही करता है। तो सीमा शुल्क से संबंधित जब बात हो तो फिर आप यहां पर समीपस्थ मंडल को कर सकते हैं। EEZ जो होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इस क्षेत्र में भारत सरकार को पूरी तरह से समुद्री अनुसंधान करने की इजाजत है। अब ऐसा तो नहीं, पुराने जमाने में जो है लोग जो है समुद्र मंथन किए तो बड़ा बड़ा नवरत्न मिला और ढेर सारा जो है जो बहुत ही प्रीसियस मेटलाइज चीजें मिली, अच्छी चीजें मिली। इसीलिए हिंद महासागर को रत्नाकर भी कहा जाता है। रत्नों से भरा हुआ महासागर रत्नाकर कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया था एक बार पीसीएस में, किस महासागर को रत्नाकर कहते हैं? तो आप बताइए हिंद महासागर। भाई समुद्र मंथन में ढेर सारी चीजें मिली, इसलिए इसका नाम हो गया रत्नाकर, है ना। अब इसके बाद देखिए EEZ में मैंने बताया कि यहां पर जो भी आविष्कार होंगे, अनुसंधान होंगे, तो उस पर भारत सरकार को इसकी इजाजत मिली। समुद्र सबका है, समुद्र सबका है, बस ये है कि एक अपना एक दायरा तो होता ही है। तो उस दायरे को आपको समझना है कि हमारा 200 नॉटिकल माइल तक दायरा है। इसके बाद जो समुद्री है उसमें भैया सब दो देश मिलकर के अपना निर्वाह करें, सब चीजें करें, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन 3 क्षेत्रों में कहीं ना कहीं हमारा समुद्र क्षेत्र। क्या सभी साथियों को सरल से सरल तरीके से समझ में आया? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। कई क्वेश्चन, समुद्री दूरी का मात्रक क्या होता है, नॉटिकल माइल। 1 नॉटिकल माइल कितने के बराबर होता है? 1852 मीटर के बराबर होता है। किलोमीटर में इसको चेंज करेंगे तो 1.852 किलोमीटर हो जाएगा। आधार रेखा किसे कहते हैं? तो तटीय क्षेत्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा आधार रेखा होती है। क्षेत्रीय सागर किसे कहते हैं? आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल के क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर। समीपस्थ मंडल किसे कहते हैं? तो 24 तक। अनन्य आर्थिक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो 200 नॉटिकल माइल तक। क्लियर? क्लियर साथियों? सभी लोग बताने का प्रयास करें। आइए, इससे संबंधित अगर और कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर इसमें आप सभी लोग बेहतर करने का प्रयास करोगे, ये हम आपको जरूर विश्वास दिलाते हैं। भारत का संलग्न क्षेत्र, देखिए कांटिगुअस जोन आ गया ना, मैंने कहा था ना कांटिगुअस जोन, इसको
संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? बताओ 12, 24, 100, 200। सोचो जरा, सोचो जरा, और बी ऑप्शन को सभी लोग सही करें। नौकरी आसान तो नहीं, नौकरी आसान तो जैसे कहते हैं ना, किसी व्यक्ति के घर में अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो उस दुख को समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। लेकिन अगर हमारे पास एक वित्तीय जो है एक प्रॉस्पेरिटी इकोनॉमिकल अगर हम एम्पावरमेंट में हैं तो हम उस दुख को कम कर सकते हैं, है ना। भाई सीधी सी बात है कि कोई व्यक्ति है कहीं ना कहीं उस परिवार की जीवन रेखा है, लाइफ लाइन, अगर वो नहीं है तो जाहिर सी बात है बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे परिवार आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर व्यवस्था हो गया है, पिता की मृत्यु अगर हो गई है और बच्चे नौकरी में है, अपने आत्मनिर्भरता में है, तो जाहिर सी बात है दुख तो होगा भाई, दुख तो होगा। हमारे पुराणों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो 1 महीने के लिए पत्नी को दुख रहता है। 1 महीने तक देखो पत्नी दुख करती, ज्यादा नहीं। अगर आप सोचते हैं पत्नी बहुत ज्यादा दुख करती है, ऐसा नहीं है साहब, 1 महीने तक पत्नी दुख करती है। जो उसका भाई होता है वह कम से कम 2 महीने तक दुख कर लेता है ना। इसी प्रकार से मां सबसे ज्यादा दुख करती है, आजीवन वो दुख करती है। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि इंसान जो है लोगों को बहुत बड़ा दुख दे के जाता है, और जो पड़ोसी होते हैं, जो उसके जान पहचान वाले होते हैं, वो मात्र 13 दिन तक के लिए दुख करते हैं। जब तक उसका 13वीं नहीं हो जाता तब तक दुख करते रहेंगे, आएंगे दुखी दुखी जीवन से, उसको बोलेंगे ईश्वर आपको शक्ति दे, संभलने की शक्ति दे। लेकिन भाई मैं सही कह रहा हूं, इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। तो मेन होता है कि अगर हमारे पास आत्मनिर्भरता है तो जो हमारे घर से रुखसत कर लिया चला गया, कम से कम उसके सपनों को हम सुधार सकते हैं, और उसके लिए आत्मनिर्भरता होना चाहिए, नौकरी होना जरूरी है पास में। इसलिए दोस्तों इस बात को समझिए, और इसका सही जवाब तो फिलहाल बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने आ चुका है भाई। सभी लोग सावधान हो जाइए, तैयार रहिए। भारत का एकांतित आर्थिक क्षेत्र, देखिए समझाने के तरीके पर जो है अमल करिए, हमने जो व्याख्या किया उस पर अमल करिए। ये अगर इस पर आपने अमल कर लिया तो एक व्याख्या पे कितने ढेर सारे प्रश्न हो सकते हैं, आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। अब आप सोचिए 100 मीटर होगा, 200 मीटर होगा, 300 होगा, 400 होगा, सोचो ना। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन लिखा हुआ है, EEZ लिखा हुआ है, सही जवाब क्या होगा? 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल हो। अब मान लीजिए कि कोई आपसे और कठिन सवाल पूछ लेता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि यदि कोई व्यक्ति आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल समुद्र क्षेत्र तक जाता है तो उसको जो है नॉटिकल माइल में कन्वर्ट करिए। तो भैया देखिए 200 तो लिखा ही हुआ है, 2 से लिखा हुआ है, 1.1852 किलोमीटर में चेंज करना, मल्टीप्लाई करिए, कोई समस्या नहीं है। अगर मान लीजिए कि 24 डिग्री वाला 24 नॉटिकल माइल वाला पूछ रहा है तो 24 में इतने का मल्टीप्लाई करिए। शर्त यह है किलोमीटर में है तो किलोमीटर में उसको लाइए, मीटर में है तो मीटर में लाइए। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छा लगा होगा। कैसा लगा ये सेशन जरूर बताने का प्रयास करिए। ये लगभग एक व्यवस्थित तरीके से मामला चल रहा है। इसमें प्रैक्टिस सेट आप लोग जितने भी हमारे साथी है, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे, खास तौर पर देखिए जीडी पर हम लोगों का फोकस, जीडी पर फोकस है पूरा। हमारे जितने भी सहयोगी साथी हैं, है ना, मिशन इंस्टीट्यूट में, आप सभी लोग अच्छे से देखिए। 1 महीने में आप देखेंगे त्वरित बदलाव आप में होगा और एग्जाम में आप बिल्कुल सिकंदर बनकर लौटेंगे। हमको चाणक्य की भूमिका में रहने दीजिए, और चाणक्य कभी नहीं चाहता है कि उसका जो चंद्रगुप्त हो वो कमजोर हो किसी तरह। तो इन बातों के साथ यहीं तक, जय हिंद।